नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अगला क्वेश्चन है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर रिलीज्ड। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, हम ऊपर भी देख चुके हैं। अगला स्टेटमेंट है कि बॉम्बे में जो लैंड कॉन्फिस्केट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान जो लोग कर रहे थे आंदोलन, उनकी क्या उसको अब सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाना था? ऐसा कुछ नहीं है। लैंड जो है उनको वापस कर दिया गया था रिवॉल्यूशनरीज को, तो ये वाला जो है रॉन्ग हो जाता है यहाँ से। अगला है सीआईडी ने स्टॉप कर दिया था पॉलिटिशियंस का पीछा करना या फिर उन पर नज़र रखना, तो ये भी सही है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 ओनली। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने या फिर कांग्रेस मिनिस्ट्री ने सारे अच्छे काम ही किए हैं। उन पर जो आरोप लगे थे या फिर जो उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कार्य थे वो भी यहाँ पर देखेंगे हम। यूसुफ महरेली एक सोशलिस्ट थे, उनको अरेस्ट करवाया गया था मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा, या मद्रास गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट करवाया था भड़काऊ भाषण देने के आरोप में। करेक्ट है ये। उसके बाद है एसएस बाटली वाला एक सोशलिस्ट जो है, इन्हें मद्रास गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि केएम मुंशी, ये बॉम्बे के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सीआईडी को कम्युनिस्ट लीडर्स के खिलाफ और लेफ्टिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया था बदले लेने की भावना से, तो ये भी करेक्ट है। तो ये कुछ दाग या फिर आरोप लगे थे कांग्रेस मिनिस्ट्री पर। यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला सवाल है कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यों के बारे में, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार किए थे या कृषि सुधार किए थे उसके बारे में। अगला पहला स्टेटमेंट है इसका कृषि सुधारों का कि क्या जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। ये आप जान चुके हैं कि बिल्कुल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आज़ादी के बाद जाकर के कहीं जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था, तो ये बिल्कुल नॉट करेक्ट है। एग्रीकल्चर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और कांग्रेस के पास इसलिए इनफ पावर थी। कांग्रेस ने मतलब दावा किया था कि उनके पास इनफ पावर नहीं थी, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी कि उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स बहुत बड़े पैमाने पर कर सकें या फिर ज़मींदार वर्ग के खिलाफ जा सकें। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। नन करेक्ट, कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो ज़्यादातर फाइनेंशियल पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता था, और जो है कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये काफ़ी सारा हिस्सा आता था फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो अपने स्तर पर जो कांग्रेस कर सकती थी उन्होंने किया, बाकी सारे पावर नहीं थे कि वो जमींदारी सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश कर सकें, और ऐसा आज़ादी के बाद हुआ था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स डन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, तो इसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन यानी अभिकथन कहता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो है पूरी तरीके से ओवरहॉल यानी कि पूरी तरीके से काया पलट नहीं कर पाए थे हमारे कृषि प्रणाली का, क्योंकि उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, ये तो करेक्ट है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव सपोर्ट वॉज नेसेसरी फॉर लेजिस्लेशन। रीज़न ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का सपोर्ट चाहिए था शासन चलाने के लिए, तो सही बात है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का सपोर्ट चाहिए था और पूरी तरीके से कांग्रेस मिनिस्ट्री इनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। इस वजह से जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सबसे बना के चलनी थी। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो हिस्सा है ये किसके पास था? बड़े जमींदारों के पास, सेठों के पास, लालाओं के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कि ये ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम में साफ दिया हुआ है कि कांग्रेस जो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर को रिफॉर्म क्यों नहीं कर पाई या फिर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि एडिकेट पावर नहीं थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, जो कि ज़्यादातर बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होकर आता था। उसके बाद क्लास एडजस्टमेंट जो है एक हर्डल था जमींदारी सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये था कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन, और मतलब कुल मिला के ये था कि कांग्रेस को पॉलिटिक्स में रहना था और उसको कहीं ना कहीं अब कॉलोनिज्म यानी कि साम्राज्य के साथ बना के चलना था। वार क्लाउड्स जो है आने लगे थे, यानी कि युद्ध के बादल मंडराने लगे थे 1938 से। और उनमें से सबसे बड़ा कारण ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे थे। लैंडलॉर्ड्स बहुत बड़ा वहाँ पर मतलब अपना जगह बनाए हुए थे, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, और वो हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ रहे थे। तो उस वजह से उनका सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया जा सके। एक बार फिर से एग्रेरियन रिफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लेजिस्लेटेड लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, डेट रिलीफ्स, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी, एरियर्स ऑफ रेंट एंड लैंड टेन्योर्स। मतलब कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने लेजिस्लेट किया था इन सब्जेक्ट पर
डेट रिलीफ पर, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी पर और किराया बढ़ाने पर और एरियर जो रेंट के हैं उन सब्जेक्ट्स पर तो लेजिस्लेट किया। ठीक, एग्रीकल्चरल लेबर से डिड नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम दिस मेजर्स, यानी कि जो भी कदम उठाए गए थे इन मामलों में, इन मदों में कोई भी फायदा एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी कि खेतीहर मजदूरों को नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सी आंसर हो जाएगा सी। अब कांग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए लेबर रिफॉर्म्स के बारे में पहला स्टेटमेंट है, द बेसिक अप्रोच वाज टू एडवांस वर्कर्स इंटरेस्ट वाइल प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि इंडस्ट्रियल पीस यानी कि उद्योग भी चलता रहे और किसी तरीके से वर्कर्स के हितों की भी रक्षा की जा सके, इसका प्रयास किया गया था। मतलब हड़ताल वगैरह को ज़्यादा प्रमोट ना करने की कोशिश की थी कांग्रेस मिनिस्ट्री ने, कुल मिलाकर के कहने की बात यह है। उसके बाद है कि इट एडवोकेटेड कंपलसरी आर्बिट्रेशन प्रायर टू स्ट्राइकिंग बिफोर द इस्टेब्लिश्ड कॉन्सिलेशन मशीनरी, यानी कि हड़ताल पर जाने से पहले जो भी मेजर्स लिए जा सकते थे और जो भी समन्वय बनाने के प्रयास किए जा सकते थे उनकी वकालत कांग्रेस ने की। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ। कांग्रेस राज में सोशल रिफॉर्म्स जो किए गए थे, सामाजिक सुधार, उनके संबंध में आप बताइए कि पहला मतलब सही कथन कौन सा है। पहला लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन वॉज इम्पोज्ड ऑल ओवर द कंट्री, ये इनकरेक्ट है, प्रोहिबिशन कुछ एरियाज में लगाया गया था। इंडिजिनस इंटरप्राइज वॉज इनकरेज, ये सही है, खादी वगैरह को प्रमोट किया गया था, आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्रोहिबिशन जो है सर्टेन एरियाज में लगाया गया था और हरिजनों के लिए कुछ काम किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, जैसे टेम्पल एंट्री सुनिश्चित करवाना, पब्लिक फैसिलिटीज़ उनको दिलवाना, स्कॉलरशिप्स में उनका नाम दिलवाना और उनके नंबर बढ़ाना गवर्नमेंट सर्विसेज में, पुलिस एक्सेट्रा में। कांग्रेस के द्वारा किए गए सोशल रिफॉर्म्स के बारे में एक और क्वेश्चन है कि हरिजन के वेलफेयर्स के लिए काम किए गए थे, जो कि हमने ऊपर भी देख लिया, सही है। उनका नंबर बढ़ाया गया था गवर्नमेंट सर्विसेज में और पॉलिसीज़ में उनको बेनिफिट दिए जाने की बात कही गई थी और उनको सेवाओं में शामिल करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। कांग्रेस मिनिस्ट्री के शासन के बारे में एक और क्वेश्चन है, बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। कांग्रेस पुलिस स्टेशन और पंचायत जो है इस्टेब्लिश किए गए, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मास लिटरेसी कैंपेन, साक्षरता अभियान चलाए थे उन्होंने, ये भी सही है। नेशनल प्लानिंग कमेटी डेवलप की थी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। अब इनमें बताना है कि प्रोविंसेस में जो कांग्रेस का रूल था उनके संबंध में आप बताइए कि नॉट करेक्ट गलत कथन कौन सा होगा। ठीक है, गलत वाला यहाँ पर आपको बताना है। तो पहले लिखा हुआ है कि कांग्रेस वॉज एबल टू नोटेबली कंट्रोल कम्युनल राइट्स। एक्चुअली यहाँ पर नोटेबल नहीं है, नॉट एबल होगा। ठीक है, नॉट एबल मतलब कि जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनको रोकने में मिनिस्ट्री नाकामयाब रही थी, ये गलत है। वो उन्होंने सक्सेसफुली दंगों पर नियंत्रण किया था। मोरेल जो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाहों का जो मोरेल था वो हाई था, बिल्कुल ये डाउन हो गया था, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि जिन लोगों पर उन्होंने शासन किया है, जिन लोगों पर उन्होंने राज किया एक तरीके से नौकरशाहों ने, अब वो उनके कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले बन गए हैं, नेता बन गए उनके। तो मोरेल जो है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का वो डाउन था, तो ये भी नॉट करेक्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय इंडियंस, यानी कि जो प्रोविंसेस में कांग्रेस का रूल आया था, जो कि मतलब इंडियंस का ही था एक तरीके से। तो इंडियन का जो रूल था उसने इस मिथ को तोड़ दिया कि इंडियंस जो है शासन करने के योग्य नहीं है। जैसे लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, साइमन कमीशन भी आया, उसमें इंडियंस को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे कि मतलब इंडियंस अभी इतने बड़े शासन को संभालने में सक्षम नहीं होंगे, या जो उनके द्वारा तर्क दिया जाता था, ये मिथ अब टूट गया। ये करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा हमारा? 1 and 2 ओनली, यानी कि बी, 1 and 2 ओनली नॉट करेक्ट। पीरपुर कमेटी के बारे में बताइए कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। क्या कांग्रेस ने इसको स्टैब्लिश किया था? नहीं, ये स्टैब्लिश किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग। और अगला लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने इसको सेटअप किया और कथित तौर पर जो अत्याचार किए गए थे मुस्लिम लीग के द्वारा उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए इसको सृजित किया है। ये जबकि उल्टा लिखा हुआ है, इसको मुस्लिम लीग ने सृजित किया था और एक तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए सृजित किया था कि वो इनफ पावर जो है वो शेयर नहीं कर रहे थे प्रोविंसेस में, और काफ़ी अत्याचार कांग्रेस के द्वारा किए गए थे, इसकी जाँच करने के लिए, इस पर रिपोर्ट बनाने के लिए। तो हमारा नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। दोनों गलत है, सही कोई नहीं है, डी। चैप्टर नंबर 22 पर हम आ चुके हैं, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर राष्ट्रवादियों की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में प्रतिक्रिया थी, सॉरी, इसके बारे में पहला कथन है, सुभाष चंद्र बोस कंटेंटेड फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस एंड डिफीटेड पट्टाभी सीतारमैया।
त्रिपुरा सेशन में प्रेसिडेंटशिप यानी अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ा, एक तरीके से कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन को सुभाष चंद्र बोस ने, उस पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने डिक्लेयर किया था। सुभाष चंद्र बोस को बाद में किसी भी कांग्रेस की पोस्ट पर रहने के लिए 3 वर्ष के लिए डिक्लेयर कर दिया था, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था बाद में। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ, सी। तो त्रिपुरा सेशन और जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था बोस, पट्टाभी सीतारमैया और गांधी जी के बीच, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोस ने 1939 में इस इलेक्शन में हरा दिया था पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी ने डिक्लेयर किया गया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी अपनी हार है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नए अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। मई 1939 में बोस ने एक नई पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, माकुर उन्नाव में, और अगस्त 1939 में बोस को हटा दिया गया था किसी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस से, और उन्हें किसी भी पोस्ट पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मतलब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी थी कांग्रेस ने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? उनका मेन एरिया जो था यूथ को ऑर्गेनाइज करने में और ट्रेड यूनियन कांग्रेस मूवमेंट, मतलब ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रमोट करने में उनका ज़्यादातर वर्क है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में इन मामलों पर गांधी और बोस ज़्यादातर चीज़ों पर एक मत रहे, एग्री रहे, जो कि गलत है, डिसएग्री रहे, ये सभी को पता है। उसके बाद है कि ही अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसका विरोध किया था दोनों ने, जवाहरलाल ने और सुभाष चंद्र बोस ने। ये करेक्ट है, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 and 3 ओनली, सी, 1 and 3। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए कि कौन सा कथन गलत है, नॉट करेक्ट है। उन्होंने इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, ये सही है, और जबकि यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तो सही है। उसके बाद है कि कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था उनका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने पूर्ण समर्थन किया था पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन का। उसके बाद है कि ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह में बिल्कुल एक्टिव थे सुभाष बोस, तो ये वाला हमारा नॉट करेक्ट चला जाता है। बिल्कुल एक्टिव थे, यहाँ पर लिखा एक्टिव नहीं थे, तो हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा सी वाला, 2 and 3, सी। अगला कथन है कि बोस को सर्वसम्मति से चुना गया था हरिपुरा सेशन में। ठीक, उसके बाद है कि कांग्रेस ने रिजोल्यूशन अपनाया था प्रजामंडल को सपोर्ट करने का प्रिंसली स्टेट्स में, ये भी करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ, सी यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2। अगले स्टेटमेंट पर विचार करना है। बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आईएनसी में 1939 में हरा दिया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि बोस को डिबार कर दिया था किसी भी इलेक्टिव ऑफिस को, किसी भी पद पर रहने से, कांग्रेस के किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पर रहने से उनको डिबार कर दिया था, उनको अयोग्य घोषित कर दिया था जब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दिया था। ऐसा नहीं है, कांग्रेस से रिज़ाइन देने पर नहीं किया गया था, जब उन्होंने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करने का उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ जब आह्वान किया था, तब डिसिप्लिनरी एक्शन उन पर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो हमारा ये वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि पट्टाभी सीतारमैया बोस के रिसिग्नेशन के बाद प्रेसिडेंट बने थे, जो कि रॉन्ग है, इसमें राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया नहीं बन पाए थे। तो ये वाला करेक्ट, ये वाला नॉट करेक्ट, ये वाला भी नॉट करेक्ट, हमको बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है, आंसर हो जाएगा सी। बोस और गांधी जी की आइडियोलॉजीज के कंपैरिजन में पहला सवाल है कि बोस बिलीव करते थे कि गांधी जी की नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की जो आइडियोलॉजी है वो इनएडिकेट पड़ेगी इंडिया की इंडिपेंडेंस सिक्योर करने में, कि हम गांधी जी की अहिंसा की नीति से स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकते भारत की, बोस ऐसा मानते थे, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि उनके दिमाग में वॉयलेंट रेजिस्टेंस अलोन कुड आउट द एलियन इंपीरियलिस्टिक रूल फ्रॉम इंडिया, यानी कि उनका मानना था कि विदेशी ताकत, विदेशी पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्ति को हम वॉयलेंट एक्शन यानी कि हिंसक कार्यों से, हिंसक कृत्यों से उनको भगा सकते हैं, करेक्ट है। ही कंसिडर्ड गांधीयन सिविल डिसोबीडियंट मूव कैंपेन एज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर ओनली पैरालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि साम्राज्यवादी सरकार, ब्रिटिश सरकार के प्रशासन को कमज़ोर करने का एक इफेक्टिव मीडियम है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हालांकि ये स्वतंत्रता नहीं जीत सकता है, ना ही भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिला सकता है इनसे, ये भी करेक्ट है। तो ये सारी आइडियोलॉजी जो थी गांधी के बारे में जो बोस की, वो है यहाँ पर
हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल स्टेटमेंट और असर्शन का है, मतलब असर्शन और रीजन का। असर्शन दिया हुआ है कि बोस वॉज डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन, वो मिलिट्री डिसिप्लिन से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे, ये सही है। उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग जो है यूनिवर्सिटी यूनिट जो थी इंडियन डिफेंस फोर्स की उससे ली हुई थी, तो ये भी करेक्ट है और यही इसका कारण था कि वो मिलिट्री अनुशासन से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि ए करेक्ट है और आर सही से ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। सैन्य बल पर जो गांधी जी का विचार था उसके बारे में बताइए कौन सा करेक्ट है। ही वॉज नॉट अगेंस्ट डिफेंसिव वॉर, यानी कि रक्षात्मक युद्ध के गांधी जी खिलाफ नहीं थे, ये करेक्ट है। ही लिस्टेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन एज अ कॉज ऑफ वॉर, तो उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक विषमता और अगर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किसी का शोषण किया जा रहा है, तो ये सब जो है वॉर होने के कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ही बिलीव्ड ब्रूटलाइजेस मैन एंड नेचुरली टेक अवे इट्स जेंटल नेचर, यानी कि मानव को क्रूर बनाता है और उसके सौम्य स्वभाव को हर लेता है युद्ध, ये उनका मानना था, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी। तो युद्ध के बारे में गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है वो आपको इससे समझ में आ गई। गांधी जी के विचारों के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ विलेज सर्वोदय, विलेज सर्वोदय की उन्होंने बात कही थी, ग्राम सर्वोदय करेक्ट है। वो कैपिटलिज्म के यानी पूंजीवाद के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये बिल्कुल नॉट करेक्ट है। वो खिलाफ थे सोशलिज्म के भी और कैपिटलिज्म के भी। वॉट ही वॉन्टेड वॉज द रिवाइवल ऑफ इंडियन विलेजेस कम्युनिटीज़, यानी कि प्राचीन जो गरिमा थी विलेजेस की उसको दोबारा से इंश्योर किया जाए और रिवाइवल किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए भारत के गांवों का, ये उनका मानना था, ठीक है, ये भी सही है। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ए, 1 and 3 ओनली, 1 and 3। गांधी जी के विचारों के बारे में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है गांधी जी मानते थे कि इंडिया का सेल्वेशन जो है यानी कि भारत का उद्धार हो सकता है, जो हमने गलत गलत चीज़ें सीख ली हैं उनको हम भुला दें अगर, तो भारत का उद्धार हो सकता है। गलत गलत चीज़ें किससे कहा गांधी जी ने, जो वेस्टर्न जो ये कैपिटलिज्म था उनकी बातों को अगर भुला दें तो हम जो है रिवाइव कर सकते हैं, गांधी जी ने ये माना था, करेक्ट। गांधी जी वांटेड रेलवेज, टेलीग्राफ्स, हॉस्पिटल, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड अदर मॉडर्न ट्रैपिंग्स टू बी डिस्कार्डेड, यानी कि कहने का मतलब है कि गांधी जी का मानना था कि जो ये अभिजात वर्ग वाली चीज़ें बन रही थी कि रेलवे वाले, टेलीग्राफ में काम करने वाले, लॉयर वर्ग, डॉक्टर वर्ग और जो मॉडर्न ये सब ये क्रियाकलाप थे, इनको हमको भुला देना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों था, वो खुद भी एक लॉयर थे, लेकिन अब उनका मानना था कि ये सब जो अभिजात वर्ग है ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट ही वांटेड वाज द रिवाइवल ऑफ इंडियन विलेज कम्युनिटीज़, हम देख ही चुके हैं, ये भी ठीक है। उनका मानना था कि जो हमारे प्राचीन गांव थे, गांव की जो सभ्यता थी उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 and 3। अब इन कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा करेक्ट है। कि बोस जो है वो पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन के फेवर में थे, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही पॉसिबल हो सकता है, और ये जो उनका मत था वो गांधी के मत के खिलाफ जाता था, ये करेक्ट है। गांधी बिलीव करते थे कि भारत को जो डाउनफॉल है वो पॉलिटिकल और मटेरियल स्फेयर में, यानी राजनीतिक और भौतिक क्षेत्र में जो भारत इसलिए पीछे है क्योंकि भारत का जो भारत का अधिकांश जो है वो बिलीव करता है पुरानी चीज़ों में, दकियानूसी बातों में, और ये जो पुरानी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उनमें विश्वास रखता था। ये कारण था भारत के डाउनफॉल का राजनीतिक और भौतिक क्षेत्र में, तो ये सही है। लेकिन गांधी जी ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था, बोस ने कहा था, इस वजह से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसने कहा था, बोस ने, गांधी जी ने नहीं, तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। उसके बाद है कि बोस बिलीव करते थे कि भारत का डाउनफॉल जो है वो इसलिए भी है क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट को हमने अपनाया नहीं है, ठीक है, या फिर उनके प्रति हम उदासीन रहे हैं, और खासकर वीपन डेवलपमेंट में, हथियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी से जो हम उदासीन रहे हैं उससे भी हम अपने भौतिक क्षेत्र में पीछे हैं, तो ये बोस का मानना था, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। अगला सवाल है हरिपुरा सेशन के बारे में बात करना है। गांधी जी ने यहाँ पर एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करने की बात की, और जो नेशनल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्डिज्म यानी कि ज़मींदारवाद का बिल्कुल अंत हो जाना चाहिए, और जितनी भी एग्रीकल्चरल इंडेटनेस है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए। ये कर्जे देने वाली व्यवस्था या फिर जितना भी पुराना कर्जा बाकी किसानों का उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। दोनों बातें यहाँ पर हुई थी आपका हरिपुरा सेशन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो रही, गांधी जी ने नहीं, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ लिया, यहाँ पर बोस होना चाहिए।
गांधी जी तो प्लान डेवलपमेंट के खिलाफ थे, प्लानिंग के खिलाफ, तो बोस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बोस ने यहाँ पर वकालत की थी। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड ओनली, बी। माफ कीजिएगा यहाँ पर। अगला सवाल, बोस ने डिमांड किया था कि हिंदू प्रिजनर्स को दुर्गा पूजा करने के राइट मिलने चाहिए जेलों में, जैसे कि अन्य मुस्लिम कैदियों को मिलते थे वहाँ पर ईद मुहर्रम मनाने के लिए, मतलब ईद मनाने के लिए। बोस मोटिवेटेड इंडियन टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू हिंदू सिंबॉलिज्म। तो हिंदू सिंबॉलिज्म का प्रयोग करके, हिंदू प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके बोस ने हिंदुओं को भारतीय स्वतंत्र संघर्ष में लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा विमेन को पार्टिसिपेट करने का आह्वान किया और उनको शक्ति का रूप बताया, शक्ति यानी दुर्गा का रूप बताया विमेन को। उन्होंने कहा कि जैसे शक्ति सभी तरह के पापों का नाश करने के लिए तत्पर रहती है, ऐसे महिलाओं को भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब इन स्टेटमेंट्स पर विचार करना है, बताना है कौन सा करेक्ट है। गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग वीमेन आउट ऑफ देयर होम्स टू टेक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए गांधी जी ने महिलाओं को प्रेरित किया और इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महिलाओं को घर से बाहर लाने में। करेक्ट है। उसके बाद है गांधी वॉज इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग वीमेन आउट ऑफ पर्दा, यानी कि गांधी जी ने वीमेन को घूंघट और पर्दे से बाहर आने के लिए प्रेरित किया था। गांधी एडवोकेटेड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग जेल्ड एंड दस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने पर महिलाओं की जेल भेजे जाने की पॉसिबिलिटीज थी और इस तरीके से वो अपनी फैमिली और बच्चों से बिछुड़ सकती थी, तब भी गांधी जी ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, जो कि उस समय उस काल में बहुत एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बात थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो रहे हैं। अब इन इवेंट्स को हमको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जो पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में हुआ उसको बाद में अरेंज करना है। रामगढ़ सेशन कांग्रेस का, पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाहौर का, कांग्रेस रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और अगस्त ऑफर। तो गांधी जी के आगमन के पश्चात चीज़ें बहुत तेज़ी से करवट लेने लगती हैं। तो 1945 से 1951 प्रथम आम चुनाव तक आपको इवेंट्स बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो इसमें आपको डेट्स पता होनी चाहिए, काफ़ी क्लोज डेट्स पूछी हैं इसमें। तो कांग्रेस रेजिग्नेशन जो है ये हुआ था 1939 में। ठीक है, वॉर एफर्ट्स जो होने थे इंडिया की तरफ से उसमें इंडियंस की राय नहीं ली गई थी, इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कर दिया रिज़ाइन 22 अक्टूबर 1939 को। ठीक, उसके बाद होता है रामगढ़ सेशन मार्च 1940 का। उसमें यही सब बातों पर विचार होता है कि क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि नहीं करेगा। उसके बाद पाकिस्तान रिजोल्यूशन आ जाता है इसी मार्च के मंथ में, डेट अलग होती है। ठीक, उसके बाद ये अगस्त ऑफर आता है लिंथिगलो की तरफ से, वो यहाँ पर वॉर एफर्ट में भारत का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर अगस्त ऑफर जारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 3124, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग को चैप्टर नंबर 23 तक आ चुके हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान और INA। तो पहला इसमें सवाल है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पहला सवाल है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ये रेटिफाई किया गया था कांग्रेस के द्वारा ग्वालियर टैंक बॉम्बे में जो मीट हुई थी वहाँ पर 8 अगस्त 1942 को। ठीक, अगला है कि इसमें डिमांड किया गया था कि ब्रिटिश रूल त्वरित तरीके से ख़त्म किया जाए भारत से और भारत को जो है सत्ता हस्तांतरण किया जाए। सरदार पटेल जो है लीडर ऑफ स्ट्रगल नामित किए गए। तो इसमें पहला कथन सही है। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की डेट्स और ग्वालियर टैंक में ही ये तय हुआ था। इमीडिएट एंड होना चाहिए रूल, सत्ता हस्तांतरण भारतीयों को होनी चाहिए। सरदार पटेल नहीं बनाए गए थे, गांधी जी को बनाया गया था यहाँ पर संघर्ष का नेता। हालांकि जब ये मूवमेंट एक्चुअली में शुरू होता है तो सारे नेता जो है जेल में डाल दिए जाते हैं। तो एक्चुअली नेतृत्व किया नहीं था किसी ने और अनरूली ये काफ़ी हुआ था ये आंदोलन। तो गांधी जी और बाकी बड़े नेता कांग्रेस के जेल में डाल दिए गए थे, तो नेतृत्व किया नहीं था एक्चुअली किसी ने। तो इस पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी नेतृत्व करता थे क्विट इंडिया के, कुछ लोग मानते हैं कि बगैर नेतृत्वकर्ता के आंदोलन आगे बढ़ा था। इसमें आप दोनों ही एस्पेक्ट इसके याद रखिएगा। ये वाला फिलहाल यहाँ पर नॉट करेक्ट है, हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर डी, 1 और 2 ओनली। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बाद क्विट इंडिया में कैसे कैसे पार्टिसिपेशन होगा, इस पर गांधी जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अनुदेश दिए थे कुछ लोगों को। तो गवर्नमेंट के लोगों को अनुदेश दिए, सोल्जर्स को दिए, स्टूडेंट्स को दिए और प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को दिए। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट कोड है। तो समझ गए आप, मतलब क्या क्या अनुदेश दिए थे गांधी जी ने वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे उनको क्या निर्देश दिए, उन्होंने कहा था कि रिजाइन एंड डिक्लेयर योर एलिजियंस टू द कांग्रेस।
तो ये वाला हो गया नॉट करेक्ट, क्योंकि रिज़ाइन करने को नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि रिज़ाइन करें या ना करें, लेकिन अपनी जो कह सकते हैं कि सोलिडारिटी है वो दर्ज करें और कहें कि आप कांग्रेस के साथ हैं। ठीक, सोल्जर्स से कहा था कि आर्मी आप ना छोड़ें, लेकिन फायर ना करें आंदोलनकर्ताओं पर गोली नहीं चलाई। ये अनुदेश दिए थे या फिर आह्वान किया था या फिर रिक्वेस्ट की थी। करेक्ट है ये। उसके बाद कि सारे स्टूडेंट्स को स्टडी लीव कर देनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने नहीं बोला था। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को कहा था कि अगर आपका शासक एंटी गवर्नमेंट है और ब्रिटिश सरकार, साम्राज्यवादी सरकार का विरोध करता है, तो आप अपने रूलर को सपोर्ट करें, अन्यथा मत करें। तो ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें सही मिलाया हुआ है 2 and 4 ओनली, 2 and 4 यानी कि सी। गांधी जी ने एक्चुअली स्टूडेंट्स को बोला था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो स्टडीज छोड़िए। अगला सवाल है क्विट इंडिया मूवमेंट से कि 9 अगस्त 1942 को जितने भी शीर्ष स्तर के नेता थे कांग्रेस के, उनको अरेस्ट कर दिया गया और तिहाड़ जेल उनको ले जाया गया। एक्चुअली ये अननोन है कि उन्हें कहाँ ले जाया गया था। ठीक है, अननोन लोकेशंस पे जाकर के रखा गया था, नज़रबंद किया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो थे उनको अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएशंस डेवलप कर मतलब घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में डाल दिया गया था उनको। ये सही है। ठीक है, उसके बाद है कि अरुणा असफ अली प्रिसाइड किया था इन्होंने कांग्रेस कमेटी सेशन जो हुआ था 9 अगस्त को, और झंडा भी फहराया था। तो ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था सरकार के द्वारा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 का था, उसके तहत। ये पूछा जा चुका है एक बार। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्विट इंडिया मूवमेंट को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया या ज्वाइन किया या बायकॉट किया, उसके बारे में है। इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था या फिर इसको ज्वाइन नहीं किया था कम्युनिस्ट ने, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग ने एक्चुअली बॉयकॉट किया था मूवमेंट को। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स का रिस्पॉन्स वेरी हाई था, बिल्कुल गलत है। लो की रिस्पॉन्स दिखाया गया था। ठीक है, लो की रिस्पॉन्स, तो ये वाला भी नॉट करेक्ट हो गया। नॉट करेक्ट 2 मिल गए हमको, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगला कथन है कि इवन वन विदाउट द लीडर्स, यानी कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी कोई हिंसा यहाँ पर नहीं हुई थी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। काफ़ी हिंसा हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अपर क्लास और ब्यूरोक्रेसी जो थे ये बैकबोन थे मूवमेंट के, ये बिल्कुल गलत है। अपर क्लास और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह और उच्च अभिजात वर्ग ये लॉयल रहा था ब्रिटिशर्स से। ठीक है, जबकि मूवमेंट का बैकबोन कौन था? स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स ने बड़े हिस्से में पार्टिसिपेट किया, इसमें किसान थे और श्रमिक थे, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। हमारा यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो गया और ये वाला रॉन्ग हो गया। लॉयल्टी टू गवर्नमेंट सफर्ड कंसिडरेबली इरोजन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि लॉयल जरूर रहे थे काफ़ी सारे लोग, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति जो अब भाव आ रहा था जनता का, वो अब डिसलॉयल हो रहा था धीरे धीरे। यानी कि अब कहीं ना कहीं विद्रोह का भाव आने लगा था गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी वफादारी का क्षरण हुआ था। इसमें लिखा हुआ है वफादारी की हानि हुई थी ब्रिटिश राज के प्रति। ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? 1 and 2 ओनली, यानी कि डी। अगला सवाल है कि बंगाल फेमाइन, यानी कि आपका बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका ये कारण है कि वर्ल्ड वॉर के समय जो आर्मी को फूड स्टफ देने के लिए सप्लाई वहाँ पर की जा रही थी, तो ज़रूरी नहीं समझा गया कि यहाँ पर भी आपूर्ति हो, और इस वजह से बंगाल फेमाइन हुई थी। ठीक है, ये कारण था कि आर्मी को देना जरूरी था, लेकिन यहाँ के लोग जो उगाते हैं उनको सप्लाई से वंचित रखा गया। यहाँ पर एक्सपोर्ट्स टर्म नहीं होगा, इम्पोर्ट होगा। बर्मा से इम्पोर्ट और साउथ ईस्ट एशिया से जो इम्पोर्ट होता था उसको बंद करा दिया गया। उसके बाद बंगाल फेमाइन एग्रेवेट हो गई, यानी कि उग्र हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट था और जो है होर्डिंग की गई और प्रॉफिटरिंग यानी कि कालाबाजारी की गई। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बारे में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। मुस्लिम लीग टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेट विद कांग्रेस फॉर्मिंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सेंटर, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए केंद्र में, और जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको मुस्लिम लीग सपोर्ट करे, ऐसा आश्वासन और उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राजगोपालाचारी ने एक सूत्र निकाला था जिसको राजगोपालाचारी फॉर्मूला या CR फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं। ठीक है,
उसके बाद है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो प्लेबिसाइड से डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ रहना है, ठीक है। उसके बाद जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो जो है प्लेबिसाइड में वोट करें, केवल मुस्लिम्स वोट करें, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली सही है। अब बात करनी है हमको देसाई लियाकत समझौते के बारे में। ये प्रपोजल था जो फॉर्म किया गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी यानी कि अंतरिम सरकार केंद्र में बनेगी, उसके संबंध में सही है ये देसाई लियाकत पैक्ट। उसके बाद है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जो नॉमिनेट करेगा कांग्रेस और लीग जो है नॉमिनेट करेंगे अपने पर्सन से सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। 50% सीट से रिजर्व होंगी माइनॉरिटीज़ के लिए, ये नॉट करेक्ट है क्योंकि इसका हिस्सा होना था 20% का। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 एंड 2 ओनली, डी। अगर आपको पता नहीं है कि क्या हुआ था इस पर, देसाई लियाकत पैक्ट भी फेल हुआ था और इसमें कांग्रेस और लीग में समन्वय नहीं बन पाया था। अगला सवाल है हमारा, इसमें बताना है कि फ्रीडम आर्मी जो है सृजित हुई थी जर्मनी में, और इस फ्रीडम आर्मी में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वो युद्धबंदी थे जो भारत के ओरिजिन के थे, भारतीय युद्धबंदी थे जो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे और जिनको कैप्चर किया गया था, इनको बंधक बनाया गया था इटली और जर्मनी के द्वारा, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है कि बोस गेव फेमस स्लोगन जय हिंद फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर सिंगापुर। फ्री इंडिया सेंटर सिंगापुर से फेमस नारा दिया था बोस ने जय हिंद का। एक्चुअली जहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया वो फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में था, सिंगापुर में नहीं, जर्मनी। उसके बाद है कि बोस ने भारतीयों को प्रेरित किया कि वो रेगुलर बेसिस पर जो है बर्लिन रेडियो का उसको सुने और उससे प्रेरित हों। तो बर्लिन रेडियो के माध्यम से भारतीयों को प्रेरित किया बोस ने, ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर नंबर 24 पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति के बाद भारत में क्या चल रहा था, इस पर है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, इसमें करेक्ट वाला बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय थे क्या। सेकंड है कि रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट जो हुआ था, जिसको RIN बोलते हैं, नौसेना विद्रोह, इसमें सेलर्स जो थे नेवी के वो बॉम्बे में विद्रोही हो गए थे और गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब बॉम्बे से ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी विद्रोह शुरू हुआ। RIN म्यूटनी जो था ये इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सपोर्ट किया। पहला स्टेटमेंट तो इसमें गलत हो जाता है, ठीक। उसके बाद है कि विद्रोही हुए थे सैनिक बॉम्बे में, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सपोर्ट किया, बिल्कुल गलत, इनको खाली कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया था। तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर C, 2 ओनली। अगला स्टेटमेंट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स रिलीज किए गए जून 1945 में, तो पीपल जो है डिमोरलाइज्ड थे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला सही है, पीपल एक्सपेक्टेशंस हाइटेंड थी, यानी कि उम्मीदें बढ़ी हुई थी, लोग कुछ करने के लिए उत्सुक थे, ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा B, सेकंड ओनली। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी थी ब्रिटेन में, जबकि यहाँ पर होना चाहिए लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार बनी थी ब्रिटेन में। उसके बाद है कि अगस्त 1945 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे सेंट्रल असेंबलीज के, मतलब होना अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पर भी गलती है, केवल सेंट्रल असेंबली के नहीं, प्रोविंशियल के भी होने थे इलेक्शन, प्रोविंशियल के भी होने थे। उसके बाद है कि सितंबर 1945 में अनाउंस किया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ठीक है, और इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करेगी, तो ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, नॉट करेक्ट एक्चुअली पूछा है यहाँ पर, ठीक है, नॉट करेक्ट यहाँ पर पहला वाला है और दूसरा वाला है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A। तो ये इवेंट्स आप देख सकते हैं, 1945 में इलेक्शन अनाउंस किए गए थे सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के। लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। क्लीमेंट एटली बने थे प्राइम मिनिस्टर और पैट्रिक लॉरेंस बने थे न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 1945 सितंबर में अनाउंस किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई जाएगी इलेक्शन के बाद, और वो वर्क करेगी क्रिप्स ऑफर के अकॉर्डिंग।
इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ था वॉर के बाद? भारतीय ब्रिटिश सरकार का एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ था, इस पर हमको विचार करना है। पहला है कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर हुआ था, बिल्कुल। अब यूरोप एक महाशक्ति नहीं रहा था, महाशक्ति अब दूसरे हिस्से चली गई थी, करेक्ट है। कैपिटलिस्टिक रेडिकल गवर्नमेंट्स आ रही थी यूरोप में, पूरे यूरोप में, ये इसका कारण नहीं। कैपिटलिस्टिक नहीं आ रही थी, कैपिटलिस्टिक तो थी ही एक्चुअली ब्रिटिश, एक्चुअली यहाँ पर आ रही थी सोशियो रेडिकल। सोशियो रेडिकल यहाँ पर करेक्ट टर्म होगा। फिर आगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये कि एंटी इंपीरियलिस्टिक वेव चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया में, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 और 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1945 के इलेक्शंस के बाद या फिर इलेक्शंस का जो दौर चल रहा था उसके बारे में बताना है। प्री इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया था उसके संबंध में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके नॉट करेक्ट हैं। पहला दिया हुआ है कि इट सॉट टू मोबिलाइज द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो केवल चुनाव ही उद्देश्य नहीं था, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन को मोबिलाइज करना भी इसका उद्देश्य था, ये सही है। उसके बाद है कि इलेक्शन कैंपेन जो चलाया था चुनाव प्रचार में, इसने जो है सर्विसेज यानी कि जो नौकरशाह चल रहे थे या फिर जो सरकारी नौकर थे ब्रिटिश के, उनके मोरल को बूस्ट किया था, जबकि मोरल को डाउन किया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1937 के करीब आप देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाहों पर नियंत्रण करने का काम किया था कांग्रेस ने जब वो मिनिस्ट्रीज में आए थे। एक बार फिर से नौकरशाहों को लग रहा था कि एक बार फिर से कांग्रेस वही करेगी, इस वजह से सर्विसेज यानी कि नौकरशाहों का, सरकारी नौकरों का मोरल डाउन था, अधिकारियों का, तो ये जो है नॉट करेक्ट है। उसके बाद है कि पीपल इन द गवर्नमेंट सर्विसेज वर हैप्पी एट द अराइवल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, बिल्कुल नॉट करेक्ट हो जाएगा, रीजन आपको पता है, तो इसमें से नॉट करेक्ट बताना है जो कि 2 और 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 और 3 बी। आईने न्यायिक परीक्षण जो हुए थे, आईने ट्रायल्स को हम जानते हैं या फिर इनको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। ये दिया हुआ है कि ये 1945 नवंबर में हुए थे इंडिया गेट दिल्ली में, जबकि ये आपके हुए थे लाल किला में, रेड फोर्ट में हुए थे। प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इनको पेश किया गया था एक ही कटघरे में, ठीक है, पहले ट्रायल में, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो इसमें है सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी। आईएनए ट्रायल्स के बारे में एक और क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था आईएनए प्रिजनर्स को, ये सही है। उसके बाद डिफेंस ऑफ आईएनए प्रिजनर्स इन कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, बिल्कुल करेक्ट है ये। डिफेंस के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू और बाकी वरिष्ठ वकीलों ने की थी। जितने भी वरिष्ठ वकील थे कांग्रेस के, उनके बचाव में कोर्ट में आगे आए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हमसे कई बार पूछा गया है कि जो आईएनए के कैदी थे उनकी बचाव के लिए जो समिति बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में थी? भूला भाई देसाई, ध्यान रखिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2। द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य में या फिर उसके पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सरकार के एटीट्यूड में परिवर्तन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेरी एंड टायर्ड ऑफ द वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के एक बड़े अभियान के बाद उनके सोल्जर्स थके हुए थे और जो है वियरी महसूस कर रहे थे। ब्रिटिश इकोनॉमी वॉज वीक, ब्रिटिश इकोनॉमी अब वीक हो चुकी थी, ये भी करेक्ट है। और कांग्रेस रिवॉल्ट का उन्हें डर सता रहा था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, हमारा आंसर नंबर डी सही है इसमें। अगला सवाल है आईएनए कॉज गॉट सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ओनली, आरएसएस हिंदू महासभा वॉज सपोर्टिंग ब्रिटिश ड्यूरिंग द ट्रायल्स, इवन द पीपल फ्रॉम आर्म्ड ब्रिटिश इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ आईएनए। इसमें हमको इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। तो केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने नहीं सपोर्ट किया था, सबने लगभग सपोर्ट किया आईएनए की युद्धबंदियों को। किसने किसने सपोर्ट किया था आईएनए कैदियों को? मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, यूनियनिस्टों ने, अकाली दल वालों ने, जस्टिस पार्टी मूवमेंट ने, आहराड़ वालों ने भी सपोर्ट किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किए, मतलब सपोर्ट किया, हिंदू महासभा ने, सिख लीग ने, मतलब पूरा देश एक तरीके से एकजुट होकर के आईएनए युद्धबंदियों के साथ खड़ा था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा नॉट करेक्ट। उसके बाद है कि आरएसएस और हिंदू महासभा जो है ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे ट्रायल्स में, बिल्कुल नहीं, आईएनए कैदियों को सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें लिखा हुआ है कि आर्म्ड ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स तक यहाँ पर सपोर्ट में आए थे और वर्दी में आकर के मिलते थे कैदियों से, और फंड इकट्ठा करने में भी उन्होंने हेल्प की थी, और वो फंड कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे उनका मुकदमा लड़ा जाने के लिए। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा, कौन सा नॉट करेक्ट है बताना है, तो 1 और 2 नॉट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए।
इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको। आर्यन म्यूटनी, आईएनए ट्रायल्स, वेवल प्लान, तेभागा मूवमेंट। इन इवेंट्स को कालानुक्रमिक क्रम में आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा आया, सबसे बाद में कौन सा हुआ, इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। तो सबसे पहला इवेंट होता है आईएनए ट्रायल। सबसे पहले ट्रायल हुआ था आपका करीब नवंबर 1945 को, तो यहाँ पर 1 आएगा सबसे पहले। फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो गई फरवरी 1946 में बॉम्बे में, ये करेक्ट। और उसके बाद 14 जून 1945 को वेवल प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब पब्लिक किया जाता है। और तेभागा मूवमेंट जो है ये सितंबर 1946 का है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए।